Good morning, everyone. So let's start with our next chapter, which is chapter 7th, fund flow statement. तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, फंड्स, फ्लो एंड स्टेटमेंट। तीन वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का जब इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे तो फंड क्या होते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज़, वो क्या होती हैं हमारे फंड्स। उसके बाद फ्लो का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का मूवमेंट आना या फिर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आना। उसके बाद एक स्टेटमेंट क्या होती है, वो परफॉर्मा या फिर वो टेबल, मतलब कुछ भी रिटन इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए एक सोर्स की तरह काम करती है हमारे फंड्स के बारे में। फंड्स की मूविंग में चाहे हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, चाहे हमसे फंड्स लग रहे हैं, मतलब फंड्स का मतलब एक तरह से आप ये ले लो कि पैसा, कि जो हमारा एक्चुअल हमारे पास कितना पैसा रह गया, अभी देने वाले दे दिए, लेने वाले ले लिए, अब एंड में कितना पैसा हमारे पास रह गया, वो होता है फंड्स। तो जब उस फंड्स को पूरी एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतने दिए, इतनी तारीख को इतने लिए, उसको अपन क्या बोल देंगे, स्टेटमेंट। तो इन तीनों का कलेक्टिवली फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज आना, और फिर वो जो चेंज सारा शो करता है वो स्टेटमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है, एसेट से रिलेटेड हो सकती है, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी और चीज़ें हो सकती हैं बिजनेस के अंदर, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़, डेली की सेल परचेज हो सकती है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होएगी, वर्किंग कैपिटल का चेंज जो बताएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इसके अंदर चेंज किसका, बैलेंस शीट की 2 डेट्स का भी हो सकता है, एक बैलेंस शीट 2017 की हो, एक हो सकता है 2018 की हो। तो जब इन 2 डेट्स के बीच में चेंज आ जाएगा, उसकी चेंज की जो बैलेंस शीट होएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये एक डेफिनेशन है इसकी जो मैंने आपको बताई है सारी, कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती हैं, हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, बट दे फेल टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिहाइंड द बैलेंस शीट। भी जो P&L अकाउंट है या बैलेंस शीट है, कुछ भी है, वो अपने को सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन तो दे देंगी, लेकिन उसके पीछे का क्या एक्चुअल में हुआ है, क्या उसकी एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है, वो नहीं बताती हैं, वो सिर्फ अपने को फाइनल रिजल्ट देती हैं। तो जब अपने को वो पता लगाना हो कि कैसे फ़ंड्स हमने लगाए और कैसे फ़ंड्स हमारे पास आए, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए जो सेपरेट स्टेटमेंट बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपने पास 2 टर्म्स आ रही हैं, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड कब मानेंगे, जब अपने पास वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ आया। जैसे कि 2017 के अंदर अपन ने मान ली अपनी वर्किंग कैपिटल 100 थी, और 2018 के अंदर अपन ने मान ली अपनी वर्किंग कैपिटल 120 हो गई लैक्स, ठीक है। तो अब क्या आया, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार में क्या आया, इंक्रीज़ हो गया ना 20 लैक्स का। तो 20 लैक्स हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स हैं, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्रीज़ आया। और जब वर्किंग कैपिटल के अंदर डिक्रीज़ आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, के अपन ने पैसे लगाए हैं। और अगर कोई इफेक्ट नहीं आया, मान लो पहले भी 100 लैक्स आई, अब भी 100 लैक्स आई, तो वही सिंपल रह जाएगा कि फ़ंड के अंदर कोई फ्लो नहीं हुआ, वो अपनी फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं रहेगी। तो जैसा कि अपन ने देखा कि अपनी वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, क्योंकि अपना फंड ही वर्किंग कैपिटल होता है। और वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब जरूरी थोड़ी है कि हमें हमेशा एज इट इज़ दी दलाई आएगी कि ये आपकी वर्किंग कैपिटल है, हमें तो वो निकालनी पड़ेगी। निकाल लेंगे कैसे, उसके लिए हमें करंट एसेट्स पता होनी चाहिए क्या क्या है, और करंट लाइबिलिटीज़ पता होनी चाहिए क्या क्या है। सबसे पहली बात तो करंट का मतलब क्या होता है, विद इन 1 ईयर। चाहे करंट लाइबिलिटीज़ हैं कि अपन ने ये विद इन 1 ईयर अपन ने दे देनी है, या फिर विद इन 1 ईयर अपन ने वो पे करनी है चीज़ें, वो होती है करंट लाइबिलिटीज़। और करंट एसेट्स जो अपने को विद इन 1 ईयर मिलने वाली हैं, या फिर ऐसी कुछ एसेट्स पड़ी हैं जिनको अपन विद इन 1 ईयर में अपन कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल क्या हैं, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर है करंट एसेट्स, ये कौन कौन सी हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यहाँ BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल है, BP का मतलब बिल्स पेएबल है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो वैसे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या है कि नॉर्मली ये नेम्स हैं या फिर एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है जो लर्न करने की ज़रूरत है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बट स्टिल करेंगे ही हम।
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो हमारे पास तो क्या होगा, सब कुछ इकट्ठे दिया होगा, हमें उसमें से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी होंगी। तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसको हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो हमें दिखने को लाइबिलिटी लगती हैं लेकिन वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं होती, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? शेयर्स, इक्विटी हो गई, मतलब इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, जर्नल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, शेयर प्रीमियम या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, भी टैक्स वगैरह अपन ने पे करा है तो उससे रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न। फिर नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? मतलब जो अपन विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कौन से हो गए? नॉन करंट हो गए। तो नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी हो गई? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, गुडविल आ गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, ट्रेडमार्क्स आ गए या फिर पेटेंट राइट्स आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या है? नॉन करंट एसेट्स हो गई। तो वैसे तो अपन ने ये इसके अंदर देखा है कि फ़्लो फंड्स किस तरह से होएगा। तो देखो अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के साथ ही फ़्लो है, मतलब करंट का करंट के साथ फ़्लो है तो कोई फ़्लो नहीं है, और अगर जैसे नॉन करंट का नॉन करंट के साथ अपन कुछ कर रहे हैं तो भी कोई फ़्लो नहीं है। सिर्फ इसके अंदर इतना ही है। लेकिन अगर करंट नॉन करंट है, चाहे वो एसेट्स के साथ एसेट्स है, लाइबिलिटी के साथ लाइबिलिटी है, या एसेट्स के साथ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के साथ एसेट है, नॉन करंट का करंट के साथ है तो है, उसको अपन फ़्लो मानेंगे। करंट का करंट के साथ है तो उसको अपन फ़्लो नहीं मानेंगे, मतलब उसको अपन चेंज किसी भी तरह का नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारे क्या मेन कारण होते हैं, क्या इससे हमें फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये फ़ंड्स के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है। हमने अभी तक यही देखा ना कि फ़ंड्स के अंदर किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, चाहे आपको फ़ंड्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे फ़ंड्स ले रहे हो, चाहे दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब इसके अंदर प्रॉपरली पता लग जाता है, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो अपना बजट और अपनी पॉलिसीज़ उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाए। उसके बाद है इट हेल्प्स फाइनेंशियल मैनेजर टू असेस वेरियस पॉइंट्स। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कैपिटल के बारे में या प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये जो भी वेरियस पॉइंट्स होते हैं ये सब जानने में भी ये फाइनेंशियल मैनेजर को हेल्प करता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, पिछले साल हमने कितनी कैपिटल लगाई थी, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस कितने आ गए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर पता लग जाते हैं। एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी बन जाती है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि एट द एंड हम लोग कितना अर्न करने वाले हैं, तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे कर पाएंगे। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस पे जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि इस फर्म की वर्दीनेस कितनी है, मतलब इस फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले कुछ सालों में कितना हुआ, इसके पास कितने एट द एंड फंड्स बचते हैं कि ये मेरे दिए हुए उधार को चुकता कर पाएगा, तो वो भी इवेल्युएट हो जाता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, इसके अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कैश आया कितना, जो टोटल आया था उसमें से हमने देने वाला दे दिया, तो अब हमारे पास एक्चुअल में कितना आया, तो वो डिटरमाइन करने में भी ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात तो जो ये नॉन फंड ट्रांजैक्शंस हैं वो ये पूरी की पूरी तरह इग्नोर करता है। जैसे कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉन करंट या नॉन करंट दोनों अकाउंट को ही अफेक्ट करती हो भी, इसके अंदर सिर्फ क्या आती हैं, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपन कर देते हैं, जो अपन सीधे सीधे पैसे दिए या सीधे सीधे पैसे अपने पास आए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं जो उन पैसों को अफेक्ट करती हैं, जो हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर फ़र्क डालती हैं, वो ट्रांजैक्शंस इसके अंदर नहीं आती, वो ये इग्नोर कर देता है। हिस्टोरिकल है नेचर के अंदर, इसके अंदर सिर्फ जब ट्रांजैक्शन हुई जितने अमाउंट पे हुई वही नोट होएगा, एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो इसके अंदर नहीं होता। इग्नोर्स कैश पोजीशन। अब इसके अंदर कैश की पोजीशन भी नहीं पता करी जा सकती, इसके अंदर तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की पता करी जा सकती है, और कैश की पता करने के लिए अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनानी पड़ती है, और कंटिन्यूस जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी नहीं ये पता लगा पाता। और नॉट आइडियल टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि इसके अंदर ना तो कैश आया, ना इसके अंदर नॉन फंड ट्रांजैक्शंस आई। जब ये कुछ ही नहीं आया तो हम फाइनेंस रिलेटेड एनालिसिस इसके अंदर नहीं कर पाते। ये एक अच्छा टूल नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए।
अब जैसा कि हमने देखा कि हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है और फिर कैश पोजीशन को जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में फ़र्क क्या है फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में, तो हम वो डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहली बात तो मीनिंग अगर आप देखेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तो क्या करती है, कैश और कैश से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में, ओह सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पहले वाली ये सब टर्म्स कैश फ्लो स्टेटमेंट की हैं और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट की हैं। तो सबसे पहले जब मीनिंग की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताता है, भी कैश कितना आया कितना गया, और फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे वर्क कर रहा है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस के ऊपर वर्क कर रहा है क्योंकि ये कैपिटल को देखता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एनालिसिस देखें तो सिर्फ ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए ही यूज़ करी जाती है, क्योंकि एक बारी के लिए जितना कैश अपने पास है सिर्फ उतने टाइम के लिए अपन देख लेते हैं, क्योंकि टाइम कैश जो है बदलता रहता है। फिर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है, लंबे समय के लिए ये यूज़ करी जाती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर हमारे को एक्सप्लेन्ड है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेनली सोर्सेज क्या होते हैं, अपन इसके अंदर कैश के बीच का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस कैलकुलेट कर देख लेते हैं, जो अपने लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स बन जाते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर को क्या सोर्स होता है, इसके अंदर अपन वर्किंग कैपिटल या फंड्स को देखते हैं। अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने को ये बताता है कि अपनी पोजीशन अगर मतलब कैश की पोजीशन सही है ना, इसका मतलब हमारे फंड्स भी सही हैं। लेकिन सही फंड होना, सही कैश होना ज़रूरी नहीं होता। भी कैश अगर सही है, कैश अच्छा है तो मतलब फंड्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंड्स अच्छे हैं तो कैश भी अच्छा होएगा। फिर यूज़ की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है कैश बजट बनाने में हेल्पफुल होती है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बजट बनाने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये कैपिटल को रिलेटेड होती है और ये कैश से रिलेटेड होती है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके अंदर हम लोगों ने अभी अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो थ्योरी वाला पार्ट जितना इम्पोर्टेंट था कवर करने के लिए वो कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आएंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।